हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज हम इस वीडियो में सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे। हमने पहले विद्युत आवेश के बारे में कुछ पढ़ा था, अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत आवेश को हमने पढ़ा कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश के मात्रक यानी यूनिट पढ़ लिए हमने। वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, इस चीज़ को पढ़ लिया हमने। और वस्तुओं को आवेशित करने में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु थे, तथ्य थे, उनको पढ़ लिया है हमने। तो यहाँ हम अब इसको आगे करेंगे, क्या देखेंगे कि विद्युत आवेश के गुण देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा जो एक स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि सर जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाता है तो जो ग्रहण करने वाला है उस पर तो ठीक है कि नेगेटिव जा रहा, क्योंकि आवेश पर नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जिस पे से जा रहा उस पर कैसे पॉजिटिव जनरेट होता है, उस चीज़ को समझाइए। तो देखिए, इस बात को फिर से देखिए कैसे समझेंगे। इस बात के लिए मैंने कहा एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, इसको देखेंगे। अब इस पदार्थ में कोई एटम होगा, उसमें मैं मान लेता हूँ प्रोटॉनों के नंबर को मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि जितने प्रोटॉन होते हैं, ये सभी जानते हैं कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम जानते हैं, राइट। अब मैंने कहा अब समझने के लिए मैं मान लेता हूँ, मान लो मैं अगर सोडियम एटम मान लेता हूँ, ये सोडियम एटम है, राइट, ये क्लोरीन एटम है, ऐसे मान लीजिए, राइट। तो क्लोरीन के लास्ट में +1 होते हैं, यानी क्लोरीन को अगर मैं लिखना चाहूँ इस टाइप से, सोडियम को, तो सोडियम का मैं लिखूँगा 1123, राइट, 1123 इस टाइप से होता है ये। अब देखिए 1123, अब ये क्या है, इसमें ये इसका प्रोटॉनों के नंबर है। इसका मतलब है कि इतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अच्छा, क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का को जो लिखने का तरीका है वो ये है कि जैसे क्लोरीन है 1735, राइट। इसमें जो 17 है वो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यानी द्रव्यमान परमाणु संख्या इसी को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, ठीक है। अब किसी कारणवश ये मैंने मान लिया ऐसा है, ठीक है। तो कितने हैं, 11 तो हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि 11 पॉजिटिव हैं इस एटम पर, परमाणु पर, और 11 ही नेगेटिव, क्योंकि 11 प्रोटॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इसकी स्थिति में देखें तो +17 क्या है इसमें, प्रोटॉन, और -17 क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, जब हम किसी कारणवश या तो हमने रब किया हो पदार्थ को, या इसे एडिशनल एनर्जी दी हो जिससे इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन ने इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो इसको पास देख लेते हैं हम, ऐसे गोल अलग ना करके हम ऐसे कर लेते हैं। ये सोडियम है 1123 और ये क्लोरीन है 1735। ये प्रोटॉनों के नंबर होते एक्चुअल में प्रोटॉन नंबर है ये, लेकिन हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन पर इतने हैं, तो इसका मतलब है कि चार्ज कितना होगा, +11, और इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, -11। इसका चार्ज कितना होगा, +17, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, इतना। डेफिनेटली इन दोनों में है अपना अपना। अच्छा, अब किसी कारणवश से एक इलेक्ट्रॉन इससे इस पे चला गया, जब इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो क्या देखा हमने, अच्छा इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ प्रोटॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद यहाँ पर प्रोटॉन +11 बचे, क्योंकि एक परमाणु को उदासीन माना जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव भी होते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, -10 बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन कितने हैं, +17, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर आया है। अच्छा, अब देखिए
मैंने कहा जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही, मतलब बराबर बराबर के यहाँ से tan इसका निकाले तो देखो यहाँ अगर मुझे tan प्लस 1 कर दें तो ये तो इसे उदासीन कर रहे, लेकिन बच क्या रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसीलिए तो ये पॉजिटिव आयन बच रहा है, इसीलिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस आवेश आता है। और यहाँ देखें तो देखो यहाँ इसको मैं 18 है, इसको मैं 17 -1 कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखें कि ये दोनों तो खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल डिफ्यूज हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, लेकिन बच क्या रहा लास्ट में, माइनस यानी नेगेटिव। तो इस प्रकार से जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जिस पदार्थ से जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है। ओके, अब समझ में आ गया होगा आपके कि किसी भी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे बचता है, कैसे जनरेट हो जाता है। क्योंकि जब ये बराबर की कंडीशन में होते हैं तो ये प्लस माइनस को जाने नहीं देता, अट्रैक्शन होता है और वो कहीं नहीं जा सकते, डिफ्यूज हो जाते हैं बराबर बराबर की कंडीशन में। और जैसे ही बचता है, एक ज़्यादा हुआ वो अलग निकल जाएगा, लेकिन ये देखो ये अलग डिफ्यूज, लेकिन ये बचा रहेगा। ओके, अब देखते हैं, देखिए अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं आवेशों की। हमने मात्रकों को पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आवेश की प्रॉपर्टी देखते हैं। विद्युत आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। देखिए गुण, विद्युत आवेश के गुण, ये हो गया। अब विद्युत आवेश के गुण में यानी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश की योज्यता। इलेक्ट्रिक एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अच्छा अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मतलब ये है कि विद्युत आवेश अदिश राशि है। देखिए अदिश राशियों को के ऊपर कभी भी, यानी इसे हम सबसे पहले Q से तो शो करते हैं, तो हम ये Q बनाए या हम ये स्मॉल q बनाए, राइट। कभी भी जब अदिश राशि है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब अदिश राशि है, अदिश जिसमें कोई दिशा नहीं है लेकिन परिमाण है। तो ऐसी राशियों के ऊपर कभी भी हम ऐसे वेक्टर नहीं लगा सकते, वेक्टर न लगा, ये लगा सकते हैं, ये ऐसा बार लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर नहीं लगा सकते हम इस टाइप से। तो इसमें ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा, और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण बता रहा। कुछ ना कुछ उसका मान होगा, मान तो पॉसिबल है लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे अदिश राशि। अच्छा, जब ऐसी राशियाँ होती हैं जो अदिश राशियाँ होती हैं उनको हम सिंपली जोड़ सकते हैं, यानी उनका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। एल्जेब्रिक सम का मतलब जैसे देखिए एक सिस्टम है, एक निकाय है, उसमें कुछ चार्ज होगा, कुछ प्लस में हो सकता है, कुछ माइनस में होता है। हमने पढ़ा है कि दो ही प्रकार के होते हैं चार्ज, तीसरा कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता। तो मैंने एक आइसोलेटेड मान लिया, कोई एक निकाय है, एक सिस्टम है, इसमें कोई एक +2 कूलाम है, यूनिट तो कूलाम होता है ना, +2 हो गया, +2 कूलाम हो गया, -3 कूलाम हो गया, और +4 हो गया, -1 हो गया, ये इस टाइप से कूलाम हुआ। माइक्रो कूलाम हो सकता है, वो तो एक स्मॉल यूनिट होगी, कूलाम एक बड़ी यूनिट है, माइक्रो स्मॉल में आ जाता है। अच्छा, तो अब इसका टोटल चार्ज हम देखें तो कैसे पता लगाएंगे, तो वो एल्जेब्रिक सम है, अदिश राशि होने के कारण इसे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड करने का मतलब, अब सबको हम ऐड करेंगे तो देखेंगे पहला +2 है, ओके, दूसरा माइनस है, ओके, तीसरा +4 है, और चौथा -1 है। अब इसको टोटल इसका निकालेंगे तो देखिए प्लस प्लस ये 6 और -4, तो आ गया क्या, +2, यानी कि प्लस का 6 बचेगा मैक्सिमम, और माइनस कितना हो रहा है, 3 और एक 4, यानी क्या आ रहा है, प्लस का 2 कूलाम। तो ये इस प्रकार से हम इसको ऐड कर सकते हैं। यही है
यही है इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिविटी, यही विद्युत आवेश की योज्यता है। हम इसको सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं, राइट, और घटा सकते हैं, यह इस योज्यता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। अब देखिए इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नाम से थोड़ा सा अलग, पता नहीं क्या चीज़ होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये निश्चरता का मतलब है कि क्या वो मूव करने पर उसकी वैल्यू में कोई कंडीशन, कुछ वैल्यू में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ जवाब है, यहाँ इनवेरिएंस उसके कोई निकाय है, कोई वस्तु है, उस पर आवेश जो होगा जितना भ्राम अवस्था में होगा उतना ही उसकी गतिशील अवस्था में होगा। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु स्थिर है, स्टेबल है, तो उस पर जो चार्ज मान लो कि Q है, अब वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट गति कर रही है, मोशन में आ गई, तब उस पर क्या चार्ज होगा, तब भी Q ही रहेगा, तब भी Q ही रहेगा। इसे मैं रेस्ट में कह सकता हूँ, यानी भ्राम अवस्था में, और ये क्या है, मोशन में। तो दोनों ही स्थितियों में जो चार्ज रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। यही इनवेरिएंस है, यही इसकी निश्चरता है विद्युत आवेश की। लेकिन देखिए जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है उसमें ऐसा, मतलब अगर हम देखें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की, तो उसमें जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसका जो इनवेरिएंस है, वो जो उसकी जो निश्चरता है, वस्तु के गति होने पर अलग होता है और वस्तु के स्थायी होने पर, स्टेबल होने पर अलग होता है। यानी मैं उसमें ये नहीं कह सकता, जैसे मास शो कर रहा हूँ तो मैं इसको रेस्ट वाला यानी भ्राम अवस्था का द्रव्यमान बराबर मोशन का द्रव्यमान इक्वल नहीं कर सकता। यानी कोई वस्तु रेस्ट में थी, उसका द्रव्यमान बराबर जब कोई वस्तु गति कर रही है उसका द्रव्यमान नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ये आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से पता चलता है। क्या देखो, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, m इक्वल m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यहाँ से अब ये जो m0 है, m0 इज इक्वल टू जो ये है भ्राम द्रव्यमान, रेस्ट का भ्राम द्रव्यमान, और m जो है वो गतिमान कण का द्रव्यमान है, गतिमान कण का द्रव्यमान है। ओके, ये हो गया। अब बढ़ेगा कैसे, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, अब देखिए ये क्या c क्या है, प्रकाश की चाल, c है प्रकाश की चाल, और इसकी वैल्यू हमें पहले से ज्ञात होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में इतनी होती है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, और ये सभी जगह सेम होती है, ये चेंज नहीं होती, राइट। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है उसकी वैल्यू, हाँ सॉरी, निर्वात में है ये, ऐसा नहीं है कि अगर मीडियम होगा तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। मीडियम, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान जो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अगर मीडियम होगा तो उसमें इसकी चाल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल ही बता रहा है, इसकी वैल्यू ये है। अगर माध्यम होते हैं तो वो अलग अलग चेंज हो जाएंगे। कांच है तो उसके लिए अलग होगा, वाटर है तो उसके लिए अलग होगा। तो यहाँ से ये देखें कि जो v है वो वेलोसिटी यानी वेग है। वेग क्या है, कण का वेग। अब यहाँ से देखिए, ये तो नियत है,
C जो है वो नियत है, निर्वात में चेंज नहीं होती है, इतना ही रहता है, नियत वैल्यू है ये। तो चेंज क्या होगा, कण का गति करेगा, कण गति मूव करेगा तो उसके वेग बढ़ेगा, यानी लगातार कंटिन्यू करेगा उसका वेग बढ़ेगा, और वेग के बढ़ने से ये इधर वाली वैल्यू का मान बढ़ेगा, और जब इधर वाली वैल्यू का मान बढ़ेगा तो ये माइनस में है, देखिए 1 से और छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, और जब 1 से छोटा हो जाएगा इसका मतलब है कि पहले स्थिति में यहाँ नीचे वाली स्थिति में और छोटा हो जाएगा, यानी नीचे वाली स्थिति में यहाँ पर और डिक्रीज यानी छोटा हो जाएगा। और जब ये नीचे वाली स्थिति छोटा होगा तो इनमें रिलेशन है, मैथमेटिकल के हिसाब से ऐसा रिलेशन होता है कि अगर ये नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी ये वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये तो हमें ज्ञात है पहले से रेस्ट मास। तो इसके वेग के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये नीचे जो वैल्यू आई वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने से उसका गतिमान कण का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसमें जो द्रव्यमान में निश्चितता है वो ये है कि गति करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, रेस्ट द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। और जो ये जो ये चार्ज है, आवेश है, वो रेस्ट में जितना होता है उतना ही इसका मोशन में भी होता है। तो इसमें एक विशिष्ट आवेश की वैल्यू भी कह सकते हैं, जैसे Q/m होता है, इसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश। देखिए ये विशिष्ट आवेश है। तो विशिष्ट आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा, जब कोई कण गतिमान होगा तो एक ही कण हो सकता है, द्रव्यमान तो होगा ही होगा, द्रव्यमान है तो उसका चार्ज पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन को देखा आपने, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो है लेकिन चार्ज नहीं है, द्रव्यमान है लेकिन चार्ज हो उसका पॉसिबल नहीं है, और चार्ज नहीं है द्रव्यमान नहीं हो सकता। ऐसा मतलब द्रव्यमान है तो चार्ज पॉसिबल ना हो, चार्ज ना हो तब भी पॉसिबल है। जैसे एक घटना मैंने बताई आपको न्यूट्रॉन की, उसका द्रव्यमान तो है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है, द्रव्यमान तो है चार्ज नहीं है, यानी एक चार्ज जो है वो द्रव्यमान से ही रिलेटेड है। अगर द्रव्यमान है उसका तो उसमें जो होगा आपका चार्ज नहीं भी हो सकता है, राइट, चार्ज नहीं भी हो सकता है अगर उस पर द्रव्यमान है, और अगर द्रव्यमान नहीं है तो चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। आवेश के ना होने पर द्रव्यमान हो सकता है, पॉसिबल है, और द्रव्यमान नहीं है तो आवेश तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, द्रव्यमान नहीं है तो। ऐसा ही एक कण, फोटोन कण भी है, उसका वो तो चार्जलेस माना जाता है, राइट। तो यहाँ से देखिए अब ये विशिष्ट कण है, तो इसमें जितना इसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, उसका विशिष्ट आवेश कम होगा। यहाँ से पता चल रहा है ये जितना कम होगा ये उतना ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम ये कब होगा, जब कण गति करेगा, ठीक है, ये बात हुई। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये दो प्रॉपर्टी हो गई हैं, एक विद्युत आवेश की योज्यता, यानी सिंपली हम उसको घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। और विद्युत आवेश की निश्चितता में हमने देखा कि आवेश ब्रह्म अवस्था में जो आवेश होता है, अगर कोई कण गति कर रहा है उस पर उतना ही आवेश रहता है जितना ब्रह्म अवस्था में था, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा नहीं होता। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आइंस्टीन की पता चलता है, इसे हम उच्च क्लासों में पढ़ेंगे इस थ्योरी को, राइट। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड है इसको इरेज कर देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। चार्ज नॉर बी क्रिएटेड नेदर बी डेस्ट्रॉयड, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, राइट। अब ये बोल तो दिया, अब समझने में कैसे उत्पन्न, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एक वस्तु से दूसरे पे ट्रांसफ़र करा तो आवेश जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ यही बोला जा रहा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या चीज़ है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण इस चीज़ को समझेंगे जरा। डेफिनेशन के हिसाब से तो यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ
किसी निकाय का आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। राइट, आप समझेंगे इसे। देखो, मान लिया एक कोई निकाय है, निकाय का मतलब एक सिस्टम है, जैसे ये हो गया। राइट, इसको छोड़ो, हमने स्टार्टिंग में हमने रब किया था क्या, हमने कांच की रोड को रेशमी कपड़े से रब किया था, रगड़ा था। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तब अब यहाँ पे तो जनरेट हो रहा, तो यहाँ पर तो चार्ज जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी इसके स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आवेश को ना तो नष्ट किया सकता है, उत्पन्न नहीं किया तो उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कैसे? तो ये इनका निकाय किस सिस्टम में है, ये दोनों उस सिस्टम को देखें। मतलब जब इनको घर्षण नहीं किया गया था, रब नहीं किया गया था, तब आवेश क्या था इन पर? 0। ठीक है, लेकिन ये कौन से निकाय में है? अभी यूनिवर्स में है, अभी यूनिवर्स में है, ऐसा कह सकते हैं। या अगर हम किसी एक रूम के अंदर हो तो वो उसका एक निकाय होगा, वो एक सिस्टम होगा, आइसोलेटेड विलग निकाय होगा उसका। तो ये पूरा एक निकाय है, पूरा एक निकाय यानी सिस्टम है, और इसके अंदर कौन कौन है? ग्लास, कांच की रोड और रेशमी रोड। जब हमने इस पे रब नहीं किया था तो कोई आवेश नहीं था, 0 था, और रब करने के बाद पे इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि इसका कुल आवेश 0 है। हाँ, कुल आवेश 0 है, ये बिल्कुल ठीक है। यही है आवेश का संरक्षण, यानी किसी निकाय का कुल आवेश के बारे में बात करेंगे। किसी निकाय का कुल आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। सही डेफिनेशन यही है। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, राइट, नॉर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम किसी पूरे एक निकाय की कुल आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक निकाय है, जब इस पर चार्ज नहीं था तो 0। अच्छा, जब रब किया तो ये आ गया। अब देखो, ये प्लस और माइनस को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल था इसका आवेश संरक्षण का। तीसरा था ना, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अभी इसका एग्जांपल मैंने रेशमी कपड़ा और रब कर मतलब कांच की गिलास को रब करने के लिए। इसका ये जो है ये एक निकाय है। निकाय क्या है? विलग निकाय बोल सकते हैं, आइसोलेटेड। मैं यहाँ ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, इस बॉक्स को या तो मैं एक रूम कह सकता हूँ या यूनिवर्स कह सकता हूँ, जिसके अंदर सब कुछ है। ऐसा जैसे मान लो कि जिस रूम में हूँ मैं, इस वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी दो चीज़ों को रब कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ इस समय रब नहीं किया तो कोई चार्ज नहीं है, और रब करने के बाद में इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। लेकिन अगर कुल ऐड करें तो वो 0। तो कुल की ही बात हो रही है, सिंगल की बात नहीं हो रही, कुल की ही बात हो रही है। तो कुल चार्ज 0 होता है, यानी संरक्षित रहता है। राइट, इसका पहला एग्जांपल तो ये था। तीसरा नंबर का पहला एग्जांपल ये हो गया। अभी दूसरे एग्जांपल की बात करूँ इसके, तो दूसरा एग्जांपल है रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो सक्रियता में कैसे? रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी में कैसे कि देखिए, जब उसमें अल्फा कण उत्सर्जन होता है, अल्फा कण उत्सर्जन अभी हम लास्ट इसमें फिजिक्स में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जाके, इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले, तब देखेंगे रेडियो सक्रियता क्या है। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे होता क्या है कि नाभिक से कुछ किरणें निकलती हैं रेडियो एक्टिवता में। रेडियो एक्टिवता इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो नाभिक से किरणें निकलने का मतलब है कि देखिए, जैसे यूरेनियम हुआ 238, राइट, और ये इसका हो गया 92। अब इसका अल्फा कण उत्सर्जन हुआ। अल्फा कण उत्सर्जन में होता ये है 2He4, मतलब जब अल्फा कण उत्सर्जन होता है तो उसके
परमाणु संख्या से दो और उसके द्रव्यमान संख्या से 4 माइनस हो जाता है, तब जाके अगर रिएक्शन बनेगी तो क्या आएगा यहाँ पर। ये दूसरा एग्जाम्पल है आवेश संरक्षण का। तो यहाँ से देखा जाएगा ये जब 2 माइनस होगा तो बचेगा क्या 90, और 90 किसका होता है थोरियम का, और ऊपर से कितना माइनस हो रहा है 4, तो कितना बचेगा 234। अब जो बच रहा उसको कहते हैं, या तो मैं अल्फा कण लिखूं, अल्फा कण उत्सर्जन हो रहा है ना, अल्फा कण डिके, अल्फा कण उत्सर्जन। तो अल्फा कण उत्सर्जन में 2He4 इस टाइप से मैं नोट कर सकता हूँ। ये एक अल्फा कण उत्सर्जन दिखाया गया है, राइट। अब अल्फा कण उत्सर्जन जब दिखाया गया है तो हम स्टार्टिंग प्रारंभ में ये देखेंगे, प्रारंभ में ये क्या है प्रोटॉनों के नंबर, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 92 इस पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ई कितने हैं 92। अब इधर देखते हैं, ये अल्फा कण उत्सर्जन से पहले की बात। अब बाद में यहाँ 92 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 92 और +2 ये, यानी कि कितने हो गए 92 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 92 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसका मतलब है कि अल्फा कण उत्सर्जन से पहले और बाद में आवेश बराबर है, संरक्षित रहता है, यही है, यानी कुछ चेंज नहीं होता उसमें, संरक्षित रहता है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तीसरा एग्जाम्पल लें तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अपने एंटी कण से टकराता है, पॉजिट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको इस टाइप से शो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इसको एंडरसन ने 1932 में डिस्कवर किया था। ओके, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, फोटोन निकलेंगे, फोटोन, और इसकी एनर्जी कितनी होगी 1.02 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन है, फोटॉन। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये पहले की बात, टकराने से पहले, और ये टकराने के बाद। तो टकराने से पहले निकाय का कुल आवेश, एक माइनस एक प्लस दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी चार्ज क्या है 0। ओके, टकराने के बाद जो बना फोटोन उत्पन्न हुआ, तो बाद में कितना चार्ज, फोटोन का तो चार्ज ही नहीं होता, चार्ज लेस होता है 0। तो टकराने से पहले भी कुल चार्ज 0, टकराने के बाद भी कुल चार्ज 0। ये इसका एग्जांपल हुआ। ऐसा ही इसी के जैसा दूसरा भी है, मतलब जब इससे ये दोनों बनते हैं, यानी इस फोटोन से भी दोनों उत्पन्न हो सकते हैं, इसको हम विनाशीकरण कहते हैं, एनिहिलेशन। और पेयर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इसी से फोटॉन से 1.02 MeV एनर्जी दी जाती है, मतलब इसमें किया जाता है। यहाँ तो एनर्जी रिलीज होगी ना, इतनी फोटोन की एनर्जी इतनी होती है जब ये दोनों टकराते हैं, तो तब जाके यहाँ पेयर, अब इन दोनों पेयर का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पेयर का विनाश हो रहा है, इसीलिए इसे एनिहिलेशन कहते हैं या विनाशीकरण कहते हैं, यहाँ उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन। लेकिन देखो आवेश की बात, संरक्षित की बात, चार्ज लेस है 0 प्रारंभ में। अब आफ्टर प्रोडक्शन, पेयर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन बना, उत्पन्न हुआ, और ये पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस में, सेम होता है, दोनों जोड़ेंगे 0। तो इस प्रकार से टोटल चार्ज, कुल चार्ज 0, प्रोडक्शन से पहले और प्रोडक्शन के बाद। तो ये संरक्षित हुआ, ये है आवेश का संरक्षण, राइट। तो आवेश के संरक्षण में कुल आवेश का मान 0 होता है, यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये इसके एग्जाम्पल हुए। देखिए 2-3 एग्जाम्पल आवेश संरक्षण के बताए। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी थी ये। अब हम देखेंगे इसका चौथी प्रॉपर्टी, इसको इरेज कर देता हूँ।
चौथी प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखो आवेश संरक्षण तीसरी प्रॉपर्टी थी विद्युत आवेश के गुण में, चौथी प्रॉपर्टी है क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। कई बार आता भी है ये क्वेश्चन, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, राइट। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको देखेंगे, देखिए जब भी भौतिक राशियों का आदान प्रदान होता है और वो सतत ना होकर विविध रूप से होता है, तब उसका जो क्वांटा यानी जो विविध रूप से स्थानांतरण हो रहा, आदान या प्रदान हो रहा, ले रहा या दे रहा, उसको हम क्वांटा कहते हैं। वो सूक्ष्म क्वांटा होता है, बहुत सूक्ष्म। अब ये सतत क्या है और विविध क्या है, सतत का मतलब ऐसे कंटिन्यू, कोई भी इसमें रुक नहीं रहा या स्ट्रेट में चल ही रहा है, ऐसा सतत माना जाता है। लेकिन विविक्त में ऐसे पीस के रूप में, एक बार ये गया ऐसे पीस गया, फिर से एक बार पीस, फिर एक बार पीस, ये टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों। यानी भौतिक राशियों का जब भी ऐसे आदान प्रदान होता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, उसको हम आवेश का क्वांटीकरण ही कहते हैं। मतलब क्वांटा उसका जा रहा ये बोलते हैं भौतिक राशि का। और सबसे छोटा क्वांटम मतलब इस जो छोटे छोटे पैकेट के बंडल के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा रहा भौतिक राशि का, उसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा जो छोटा सा जा रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, वो क्वांटा हुआ। अब यहाँ आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये है कि जब कोई मतलब किसी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। ये थ्योरी में है एक लाइन का, लेकिन आप हमें पूरी तरीके से समझ में आएगा ना, तभी तो मजा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्णांक यानी पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका मीन्स क्या है, अब देखिए पूर्ण गुणज, इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है, राइट। तो किसी कोई वस्तु है उस पर आवेश होगा, वो इसके यानी इसके नंबर के रूप में होगा, यानी आदान हो या प्रदान हो। यानी जब हम रब करेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आधा नहीं जा सकता दूसरी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक पूर्णांक के रूप में ही जाएगा। पूर्ण गुणज होता है या पूर्णांक होता है, आवेश के परिमाण का पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। ये दो वस्तु हैं, आपस में रब किया, रब करने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर से रब किया, अब आधा इलेक्ट्रॉन गया, नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। यही है, यानी पूर्ण नंबर के रूप में जाए, 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, ये सैकड़ों जाए एक साथ, लेकिन कभी भी E/2 यानी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1.2 इलेक्ट्रॉन जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 1.6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, 2.5 का लेन देन हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ जो क्वांटीकरण की बात आ रही है वो यही है। डेफिनेशन तो एक लाइन की है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्णांक होता है या पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब ये है कि
जब मतलब आवेश का जो वितरण होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वो एक पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में रह गया, आधा इसमें रह गया, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ऐसा। यही है आवेश का क्वांटीकरण, पूर्ण संख्या के रूप में। अच्छा, ये पता कैसे चला? अब ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश का प्रमाण मिलिकन तेल बूंद के प्रयोग से पता चला कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो 1.6021 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलाम, जिसको नॉर्मली हम 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलाम कह सकते हैं। और ये समतुल्य है किसके? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के समतुल्य। परिमाण की बात करी है, ये नहीं लगेगा यहाँ पर, परिमाण की बात करी है ना कुछ वैल्यू है, माइनस से मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। परिमाण की बात करिए किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का। तो ये तो मिलिकन तेल की बूंद से पता चला कि 1.6 क्रॉस, यानी किसी वस्तु से जो आवेश था वो 1.6 क्रॉस 10 -19 कूलाम था। तो ये, लेकिन इसको नॉर्मली हम लिखा जाए तो ऐसा लिखते हैं आप, समथिंग अप्रोक्सीमेटली। और ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी वस्तु पर आवेश होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्णांक होता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। कभी भी आधा, 1/3, 3/4 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं डिवाइड होते हैं। जाएंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये है आवेश का क्वांटीकरण, राइट। अब ये इसकी प्रॉपर्टी हुई आवेश की। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई? पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, योज्यता मतलब आवेशों की। उसमें क्या देखा कि आवेशों को हम सामान्य रूप से अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा वह इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेशों की निश्चरता। उसमें देखा कि कोई आवेश अगर ब्राह्म अवस्था में है, उस पर Q आवेश है, ब्राह्म अवस्था में है और उस पर Q आवेश है, तो गति अवस्था में होने के बाद उस पर उतना ही आवेश रहेगा। गति अवस्था में होने के बाद उस पर उतना ही आवेश रहेगा, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ का पता चला, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण का पता चला आवेश को ना तो नष्ट किया सकता है, ना ही उत्पन्न किया सकता है। लेकिन ये जो बात कहने से मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आवेश को ना तो नष्ट किया सकता है, ना ही उत्पन्न किया सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा। क्या कि अगर हम बोलेंगे इस टाइप से तो बोलेंगे किसी एक निकाय के लिए, किसी निकाय का कुल आवेश के लिए बोलेंगे। किसी निकाय का कुल आवेश को ना तो नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। निकाय का कुल आवेश आना जरूरी है, राइट। इसके एग्जाम्पल भी देखे हमने। अच्छा, चौथा आवेश का क्वांटीकरण देखा हमने। आवेश के क्वांटीकरण में अब देखिए इससे कुछ आवेश के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है, इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है, राइट। वो क्या, ये जो मैंने अभी द्रव्यमान वाली बात कही थी कि जो आवेश है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वो कैसे करता है, ये चीज़ को समझेंगे। क्योंकि अभी इस चीज़ में अभी हम दो चीज़ों को घर्षण करने लगे और हमने पहले देखे भी हैं रोड को घर्षण करते हुए कि जब वो रोड घर्षण कर रही है तो आवेशित हो जाती है। तो आवेशित होने में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या जाता है, एनर्जी प्राप्त करता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है। तो आवेश उत्पन्न हुआ। जब आवेश उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी उसका द्रव्यमान था वस्तुओं का, और जब आवेश उत्पन्न हो गया तब भी है। यानी आवेश के उत्पन्न होने या ना होने से द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ेगा। कब? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तब पड़ेगा। तो आवेश तो तभी उत्पन्न होगा, या तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज दैट कि यहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ द्रव्यमान का भी तो स्थानांतरण हो रहा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ द्रव्यमान का भी तो स्थानांतरण हो रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आवेशित करने में या
घर्षण करने में किसी दो वस्तुओं को में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है सपोज, तो उसका द्रव्यमान होता है, इसका मतलब द्रव्यमान उसका इंक्रीज हो जाएगा। जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिस पर पॉजिटिव आएगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा। ये बात इसका एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। दूसरी बात, ये पहली बात थी, इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाएगा, इसका घट जाएगा आफ्टर रबिंग, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में पाए जाने वाला सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा। इससे छोटे आवेश भी हैं, इससे छोटे आवेश भी हैं, जैसे क्वार्क हैं या और भी कण हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं है। मुक्त तो यही है, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, ये मुक्त है, मुक्त रूप से फ्री है, ये वो फ्री नहीं है, वो बाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा मुक्त आवेश है, मुक्त आवेश है, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो एक स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश ओनली विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश ओनली विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र को करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा विद्युत क्षेत्र। लेकिन गतिशील आवेश क्या करेगा? गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा, लेकिन साथ में रेडिएशन भी देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा, EMW विद्युत क्षेत्र भी साथ में करेगा, विद्युत क्षेत्र करेगा और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा जब कोई आवेश गतिशील होगा। तो ये था इसका कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य विद्युत आवेश के बारे में। अब हम कल देखेंगे, इसके दो न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।